हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अपन लोग पता है नाजिज्म के थर्ड पार्ट पे आ गया है बहुत जल्दी जल्दी से। तो पढ़ते हैं आज की टॉपिक, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोल्जर। सोल्जर सोल्जर मतलब सोल्जरों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, ग्लोरीफाई करना, उन्हें चढ़ाना। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबाउट सिविलियंस ऑल ओवर यूरोप। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ ना, तो सोल्जर्स की लाइफ को सिविलियंस की लाइफ से ऊपर बताने लगे। सिविलियंस यानी आम आदमी। तो बोलते थे सोल्जर ही है इंसान, तो सिविलियन तो कुछ भी नहीं है। तो पूरे यूरोप में किसका बोलबाला हो रहा था? सोल्जर सोल्जर। ठीक है, सोल्जर चढ़ा दिया ऊपर, सिविलियन यानी आम आदमी नीचे। तो सोल्जर की इज्जत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ, मतलब जो वॉर में लड़ने जाते थे ना उनकी। पॉलिटिशियंस एंड द मीडिया ग्लोरीफाइड द लाइफ ऑफ अ सोल्जर। ऊपर से जो पॉलिटिशियंस थे ना, पॉलिटिक्स वाले और मीडिया वाले, वो भी किसकी लाइफ को सजाते थे? ग्लोरीफाई मतलब किसकी लाइफ के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलते थे? सोल्जर। तो भाई मीडिया भी बोल रही है, पॉलिटिक्स भी बोल रहा है, तो जरूर कोई बात होगी। मोर एंड मोर मैन वर नीडेड फॉर द आर्मी। अब समझ आया साले, ये क्या है, सोल्जर की तारीफ इसलिए करे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि उनको वॉर में चाहिए थे लोग बा। मोर एंड मोर मैन वर नीडेड फॉर द आर्मी, दैट्स वाई पॉलिटिशियन एंड मीडिया ग्लोरीफाइड द लाइफ ऑफ अ सोल्जर। अब समझ आया, आदमियों की ज़रूरत थी इसलिए झूठ कह रहे थे ये लोग, मतलब उनकी लाइफ को चढ़ा रहे थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम द थीम ऑफ पब्लिक डिबेट। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, अब मेन मुद्दा क्या था जर्मनी का? एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा मतलब वॉर के लिए गुस्सा। प्रोपेगेंडा मतलब उनका, वो ऐसा चाहते थे। एग्रेसिव यानी गुस्सा, वॉर यानी लड़ाई, मतलब वॉर यानी युद्ध। तो कुछ गुस्से वाला युद्ध ये था इनका, और नेशनल ऑनर और देश की इज्जत ये थीम बन गए थे पब्लिक डिबेट के। मतलब लोग बात करते थे ना, तो सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बात करते थे, एग्रेसिव वॉर और नेशनल ऑनर। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर कि देश में युद्ध होना चाहिए, मतलब वो लोग हार चुके थे तो उनके अंदर बहुत आग जल रही थी। और नेशनल ऑनर, तो तुम्हें पता ही उनकी इज्जत जा चुकी थी, तो वो इज्जत बचाने के लिए यही दो टॉपिक डिबेट में चल रहे थे। कॉन्जर्वेटिव एंड डिक्टेटरशिप और वेरी कॉमन एट दैट टाइम एंड डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव। उस समय दो ही चीज़ें चलती थी, या तो पुरानी सोच वाले कॉन्जर्वेटिव यानी कॉन्जर्वेटिव, डिक्टेटरशिप जिसमें राजा का रूल होता है, या सिर्फ एक ही आदमी का रूल होता है, नहीं एक ही आदमी का रूल होता है, मोनार्की होता है राजा। तो डिक्टेटरशिप जिसमें एक आदमी का रूल होता है, तो वही थे उस समय। तो डेमोक्रेसी तो चलती नहीं थी तब, डेमोक्रेसी नाम की तो डी भी नहीं था। सिर्फ दो ही चीज़ें चलती थी पॉलिटिक्स में, कंजर्वेटिव यानी पुरानी सोच वाले और डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाई उस वॉर, उस समय पे। तो इससे अपन सीखे इस टॉपिक से, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल मेरा चुरा ले गया और सिविलियन को नीचे कर गया। आर्मी और पॉलिटिक्स और मीडिया वाले भी सोल्जर सोल्जर। तो दो चीज़ें थी, कारण क्या थे? एक तो ये आदमी चाहते थे बहुत सारे वॉर के लिए। अब क्या था, दो ही चीज़ें थी इनके अंदर सिर्फ, या तो एग्रेसिव वॉर और नेशनल ऑनर, देश की इज्जत। और उस समय पॉलिटिक्स में क्या था, या तो कॉन्जर्वेटिव पुरानी सोच वाले, या डिक्टेटरशिप एक ही, जो पूरी पॉलिटिक्स में एक ही रूल करता है। और डेमोक्रेसी तो बेचारी अभी आई नहीं थी तब, आई भी थी तो फिर पता भी नहीं था किसी को कि आई भी है डेमोक्रेसी जैसी चीज़ भी। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। अब जर्मनी में पैसों की तंगी आ जाना। भाई साहब बहुत, इकोनॉमी की तो हालत बिल्कुल नंगी हो गई है इकोनॉमी तो। इकोनॉमी मतलब पैसे की दिक्कत आ जाना, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी पैसे की तंगी आ जाना, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी पैसे की दिक्कत आ जाना जर्मनी में। जर्मनी हैड टू पे वॉर रेपरेशन इन गोल्ड विच लेड टू डेप्लीशन ऑफ गोल्ड रिजर्व। जर्मनी को सारा का सारा जो रेपरेशन, रेपरेशन मतलब रीपेमेंट, जो पैसा देना था वॉर की वजह से जो नुकसान हुआ था वो गोल्ड में देना था। तो जिस वजह से जर्मनी के गोल्ड रिजर्व खत्म हो गए भाई साहब, नंगा। वेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे 1923, और जर्मनी ने जब मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है 1923 में, द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। तो फ्रेंच ने पता उनका कौन सा एरिया ले लिया? रूर। क्योंकि रूर में क्या मिलता था? कोल। अरे भगवान, सोना नहीं तो कोयले से काम चलाएंगे और तुम्हारी रूह हम तुमसे छीन लेंगे। रूह नहीं, रूर फ्रेंच ने ले लिया। जर्मनी रिस्पॉन्डेड इन अ डिफरेंट मैनर एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी ने भी डिफरेंट तरीके से अब रिस्पॉन्ड किया और पेपर करेंसी ध ध ध छापने लग गया, फुल छापने लग गया पेपर करेंसी। मतलब पेपर करेंसी नहीं, नोट छापने लग गया। तो बच्चे जब नोट छपते हैं ना ज़्यादा, तो मार्केट में है ना वैल्यू कम हो जाती है। फिर जो तुम लोग आज 5 रुपये 10 रुपये के बिस्किट खा रहे हो ना, वो 5-6 हज़ार रुपये के बिस्किट हो जाएंगे अगर पेपर की तरह नोट छपने लग गए तो। क्योंकि नोट लिमिट में छपने चाहिए तभी उसकी वैल्यू रहती है, ज़्यादा छप गए तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। इट रिजल्टेड इन द फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क। जर्मन मार्क वहाँ की करेंसी थी, तो उसकी वैल्यू गिर गई, जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई। अब तो एक एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए तुम्हें एक एक कट्टा भर के ले जाना पड़ता था, गेहूं लेने के लिए एक एक कट्टा नोट ले जाने पड़ते थे, इतनी वैल्यू गिर चुकी थी। इतने सारे नोट ले जाओगे तब जाके थोड़ी सी गेहूं मिलेगी। मतलब 10 रुपए के पोए अब मिल रहे थे 5-6 हज़ार रुपए के।
इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ करेंसी लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। अब जब ये सर्कुलेशन करेंसी का ज़्यादा बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ गई। प्राइस राइज वॉज फेनोमिनल, प्राइस राइज तो होना ही था, चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। लोगों को लगा कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो 10 रुपये का पोए 10,000 के कर दो, नहीं इतने तो नहीं, 1,000 के कर दो, 500 के कर दो, ऐसे टाइप। हाइपर इन्फ्लेशन इसे कहते हैं, महंगाई बढ़ जाना। हाइपर इन्फ्लेशन होता है महंगाई बढ़ना, हाइपर इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही महंगाई बढ़ना। क्यों बढ़ी ज़्यादा ही महंगाई? क्योंकि करेंसी ज़्यादा छपने लग गई थी। और किसकी वैल्यू नीचे गिर गई थी? करेंसी कौन सी थी वहाँ की? मार्क। हाँ, वेरी गुड। फाइनली अमेरिका डिसाइडेड टू बेल आउट जर्मनी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अमेरिका इंट्रोड्यूस द डॉस प्लान। अमेरिका ने सोचा यार हम जर्मनी की मदद करते हैं। वाह यार, पहले तो ऐसे ही करी जर्मनी की। अब उनके लिए एक नया प्लान लाया अमेरिका वाले उनकी मदद करने के लिए। उस प्लान का नाम था डॉस प्लान। क्या नाम था? डॉस प्लान, डॉस प्लान, डॉस प्लान। According to this plan, the terms of reparation were reworked to reduce the financial burden on Germany. इस प्लान में ऐसा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें, टर्म्स, ऐसी ऐसी कंडीशंस होंगी रीपेमेंट की कि जो फाइनेंशियल बर्डन है जर्मनी पे वो थोड़ा कम हो जाए। मतलब कुल मिला के लोग मदद कर रहे थे, उनके ऊपर बर्डन कम कर रहे थे। अमेरिका वाले जर्मनी का बर्डन कम कर रहे थे। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। हाय हाय, नेक्स्ट टॉपिक, ये तो और ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है। डिप्रेशन मतलब होता है मार्केट गिर जाना। तो बेटा जब मार्केट गिरता है ना तो सिर्फ एक ही देश नहीं, पूरी दुनिया नंगी हो जाती है। मतलब यहाँ पे पैसों की कमी हो जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है। सम स्टेबिलिटी कुड बी सीन बिटवीन 1924 एंड 1928। अच्छा, इन 4-5 सालों में तो सब कुछ सही चल रहा था। स्टेबिलिटी मतलब सब मार्केट सही चल रहा था इन 4-5 सालों में, 1924 से 28 में। बट द स्टेबिलिटी वॉज शॉर्ट लिव बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिकवरी इन जर्मनी वॉज डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब ये सब है ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ही था। मतलब जर्मनी में जो 4-5 साल गोल्डन ईयर थे ना, सिर्फ छोटा सा ही पीरियड था, शॉर्ट लिव। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी जर्मनी में, या जर्मनी किस पर डिपेंडेंट हो गई थी? शॉर्ट टर्म लोन्स। और शॉर्ट टर्म लोन यानी पैसा थोड़े समय के लिए। वो पैसा किससे आता था? ज़्यादातर यूएसए से। यूएसए ने डॉस प्लान लाए थे ना। तो जर्मनी में थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी आई, वो अपने पैरों पर थोड़ी बहुत खड़ी हुई। किसकी वजह से? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब थोड़े समय के लिए लोन किससे मिलते थे उसे? यूएसए, अमेरिका से। तो डॉस प्लान के जरिए। अब क्या देखते हैं, दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन आफ्टर द इनफेमस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। और भगवान, अब वहाँ का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। बेटा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब होता है वहाँ पे जो शेयर मार्केट का एक होता है ना, जैसे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे भी यहाँ पे शेयर मार्केट में डीलिंग होती है, मतलब शेयर्स में डीलिंग होती है। तो वो मार्केट ही गिर गया। इनफेमस मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, इनफेमस मतलब गलत चीज़ के लिए, क्योंकि वो क्रैश हो गया था मार्केट। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया भाई साहब उस समय। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929 एंड द पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर। अरे भगवान, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश के साल में हुआ था 1929, याद रखना। इस समय मार्केट की हालत खराब हुई थी और लोग अपने शेयर बेच रहे थे, कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो बेटा जब कोई शेयर बेचेगा ना तो उसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। शेयर की वैल्यू गिरेगी यानी मार्केट की वैल्यू गिरेगी। ऑन वन सिंगल डे, एक ही दिन में, सिर्फ एक ही दिन में, 24 अक्टूबर की बात है, मतलब 1929 में 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। कितने शेयर सोल्ड हो गए थे? 13 मिलियन शेयर एक ही दिन में बिक गए थे। तो बेटा जब इतने सारे शेयर एक ही दिन में बिकते ना तो उनकी मार्केट की भी वैल्यू गिर जाती, कोई खरीद ही नहीं रहा था। बिक गए तो बिल्कुल कौड़ियों के दाम में बिके, यानी मार्केट नंगा हो गया था भाई यूएसए का भी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। अब आ गया था ये ग्रेट डिप्रेशन, यानी मार्केट में भयंकर तंगी आ गई थी। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो यूएस में हुआ ना वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में 1929 में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर, ये पूरे दुनिया में इसका असर हुआ था, पूरी दुनिया में। क्योंकि बेटा यूएसए का मार्केट बहुत तगड़ा है, वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा है। और अगर वहाँ पे दिक्कत आएगी ना, यानी पूरी दुनिया में दिक्कत आएगी। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन यानी तंगी इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय ग्रेट डिप्रेशन। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे आई थी? जर्मनी। क्योंकि जर्मनी तो अभी अपने घुटनों पर भी नहीं आया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आ रहा था, नंगी हो चुकी थी। और ये लोग डिपेंड भी हो चुके थे यूएसए पर, यूएसए की भी हालत खराब। लेकिन सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई थी जर्मनी की इस ग्रेट डिप्रेशन से। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिकेम 40% ऑफ व्हाट इट वाज इन 1929। पता है वहाँ पे सिर्फ कितना सामान बना था जर्मनी में? 40%। पहले बनता था 100%। कब? 1929 में। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड अ हाई ऑफ 6 मिलियन। कितने बेरोजगार हो गए थे? 6 मिलियन, 60 लाख लोग, 60 लाख पीपल वहाँ के बेरोजगार हो गए। खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। और जब अनएम्प्लॉयमेंट आया तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लग गए, मतलब है ना, मर्डर करने लग गए वगैरह वगैरह। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। बाय बाय।